हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। और केमिस्ट्री में ये हमारा 5वां लेसन है और इसमें हमारा आज का टॉपिक है विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, विषमांगी उत्प्रेरण मैं कल बता चुका हूं और दोबारा फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। जैसे मैं यूं बोलूं कि नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में, और आप अभिक्रिया करवाओ Fe धातु की उपस्थिति में और अमोनिया बनती है और अमोनिया गैसीय अवस्था में होती है। तो यहां दोनों क्रियाकारक तो गैसीय अवस्था में है, उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है। तो इसे हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्प्रेरक अलग अलग प्रावस्थाओं में हो, अलग अलग अवस्थाओं में हो, तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। और आज हम इस विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत पढ़ेंगे। और वो क्या है? वो ये कि इस ठोस क्रियाकारक उत्प्रेरक की सतह पर, इस ठोस उत्प्रेरक की सतह पर पहले ये दोनों क्रियाकारक जो कि गैसीय अवस्था में होते हैं या लिक्विड होते हैं या एक्वेटिक होते हैं, वो इसकी सतह पर जाकर के विस्तृत हो जाते हैं, फैल जाते हैं। फिर इन दोनों का इस पर अधिशोषण होता है। अधिशोषण होने के बाद एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, जिस यौगिक में और ये दोनों क्रियाकारक इसकी सतह पर जुड़ जाते हैं। और फिर अंत में क्या होता है? इस मध्यवर्ती यौगिक जिसमें कि उत्प्रेरक भी शामिल होता है, दोनों क्रियाकारक भी शामिल होते हैं, तो दोनों क्रियाकारक हैं वो इस उत्प्रेरक से उत्पाद बनाकर अलग हो जाते हैं। तो मैं यूं बोलूंगा, उत्प्रेरक की सतह से जो उत्पाद है वो विशोषित हो जाता है और फिर कुछ समय पश्चात वो उत्पाद उत्प्रेरक की सतह से हट जाता है, उत्प्रेरक पुनः मुक्त हो जाता है अभिक्रिया के लिए। तो हम इस सिद्धांत को और जब पढ़ें तो इसमें याद रखना, पहले इसमें 5 बिंदु आते हैं और 5 बिंदु हमारे एग्जाम में एक बार पूछे गए हैं। ये टॉपिक तो बहुत पहले से लगता है हमारे सिलेबस में और एनसीईआरटी में भी ये ऐड हुआ है। तो फिर याद रखना, इंपॉर्टेंट बिंदु है कि विषमांगी उत्प्रेरण अधिशोषण सिद्धांत के बिंदुओं को लिखिए, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो पहले हम जो 5 बिंदु हैं उनका उल्लेख करते हैं और 5 बिंदु मैं यहां आपको लिख देता हूं। पहला बिंदु है जो उत्प्रेरक है, उस उत्प्रेरक की सतह पर और जो आपके क्रियाकारक हैं उनका विशोषण होगा। तो हम पहले बिंदु में लिखेंगे कि उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारकों का विसरण बोलते हैं अंग्रेजी में डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन का अर्थ है फैलना। जैसे मैं यूं बोलूं इस पद को समझाने के लिए कि आप एक बाल्टी में पानी भर लीजिए और उस बाल्टी में आप उस पानी के अंदर चौक का टुकड़ा डाल दीजिए, चौक का छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए। आप जैसे ही चौक का टुकड़ा डालोगे तो जाहिर सी बात है, आप जानते हो चौक का टुकड़ा पानी में डूबेगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि वो पानी उस चौक के ऊपर विस्तृत हो रहा है, उसका विस्तरण हो रहा है। तो जब भी हम किसी विलायक में, किसी लिक्विड पदार्थ में और दूसरा पदार्थ ऊपर से डालते हैं और वो पहले वाला पदार्थ उस पदार्थ के चारों ओर फैल जाता है, तो हम उस क्रिया को विस्तरण क्रिया कहते हैं। वो केवल ऊपर ऊपर फैलता है, उसके अंदर अधिशोषित नहीं होता इस पद में। तो केवल ऊपरी सतह पर फैलना ही विस्तरण कहलाता है। तो पहले पद में क्या होता है? जो उत्प्रेरक हैं उनकी सतह पर क्रियाकारक है वो विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है। फिर दूसरे पद में क्या होता है? जो उत्प्रेरक हैं उनकी सतह पर और जो क्रियाकारक थे उन क्रियाकारकों का अब अधिशोषण होता है। क्या होता है? अधिशोषण होता है।
और अधिशोषण में बता चुका हूं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की केवल ऊपरी सतह पर ही फैलता है तो उसे विसरण अधिशोषण कहते हैं। तो इसमें अधिशोषण होता है। तो विसरण तो केवल और केवल बाहरी रूप में टच में आना, और अधिशोषण उसके ऊपरी सतह पर जमा हो जाना, एक स्थान पर आकर रुक जाना, ठहर जाना। जैसे मैं यूं कहूं, ये चौक मान लीजिए, और पानी चौक की सतह पर आकर यहां रुक जाता है, ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है, तब तो वो अधिशोषण है। और पानी चारों ओर घूमता रहता है, टच करके चारों ओर चलता रहता है, तो वो विसरण है। फिर तीसरे पद में बात करूं तो आप बोलोगे उत्प्रेरक की सतह पर और आपके क्रियाकारकों द्वारा मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण, मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण, यानी क्रियाकारक हैं वो उत्प्रेरक की सतह पर जब अधिशोषित हो जाते हैं तो उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होकर वो एक विशेष प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं। उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक हैं वो मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करते हैं उसकी सतह पर अधिशोषित होकर के। फिर चौथे पद में उत्प्रेरक की सतह से और उत्पादों का विशोषण होता है। उत्प्रेरक की सतह से उत्पादों का विशोषण होता है। उम्मीद करता हूं विशोषण, डिजॉर्प्शन, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब क्रियाकारक उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं तो उन अधिशोषित और क्रियाकारकों का दूर हटना ही, अलग होना ही विशोषण कहलाता है। तो अब उत्प्रेरक की सतह से और जो उत्पाद हैं वो दूर हट जाते हैं। और लास्ट पद में हमारे पांचवें आता है कि उत्प्रेरक की सतह से उत्पादों का और विसरण द्वारा दूर हटना। तो पांचवें पद में क्या लिखोगे? उत्प्रेरक की सतह से उत्पादों का विसरण द्वारा दूर हटना, दूर हटना। उत्प्रेरक की सतह से जो उत्पाद है उन उत्पादों का विसरण द्वारा दूर हटना। तो ये पांच पद इंपॉर्टेंट है, पहले आपको पांचों पद याद रखने हैं। पहला पद तो उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक हैं वो विस्तृत हो जाते हैं, फैल जाते हैं। दूसरा, उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक विस्तृत होने के बाद अधिशोषित हो जाते हैं, उनका अधिशोषण होता है। और अधिशोषण होने के बाद में उत्प्रेरक की सतह पर जो क्रियाकारक है वो एक मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं। और फिर चौथे पद में जो उत्प्रेरक की सतह पर और जो मध्यवर्ती यौगिक है उससे फिर उत्पाद है उनका विशोषण हो जाता है, मैं बोलूंगा उत्पाद दूर हट जाते हैं। और फिर पांचवें पद में उत्प्रेरक की सतह से जो उत्पाद है उन उत्पाद का विसरण द्वारा उन क्रियाकारकों से बहुत दूर हटना, और आपके इस पद में आ जाएगा। अब हम और एक आरेख के द्वारा इस प्रक्रिया को समझते हैं। इस आरेख में देखिए ये उत्प्रेरक है, ये आरेख हमने उत्प्रेरक का बनाया है और इस पर ये मुक्त संयोजकताएं हैं, इन पर ये मुक्त संयोजकताएं हैं। इन मुक्त संयोजकताओं पर और ये जो क्रियाकारक मैंने लिए ए और बी, ये दोनों क्रियाकारक इन मुक्त संयोजकताओं पर आकर के जुड़ जाते हैं। तो यहां ये हो गया उत्प्रेरक का अणु, उत्प्रेरक का अणु हो गया ये दोनों क्रियाकारक हो गए। तो मैं यहां तो लिख देता हूं क्रियाकारक, और ये कौन हो गया? ये हो गया मुक्त संयोजकताओं वाला उत्प्रेरक। तो इससे मैं यहां उत्प्रेरक लिख देता हूं। यह उत्प्रेरक का आरेख है, ये क्रियाकारक है। तो सर्वप्रथम क्या होता है, जैसे आप इस उत्प्रेरक को इन क्रियाकारकों में मिलाते हो, किसी पात्र में आपने क्रियाकारक भर लिए और क्रियाकारकों में जैसे आप इस उत्प्रेरक को मिलाओगे तो ये उत्प्रेरक इनके संपर्क में आएगा। संपर्क में आने की क्रिया को हम बोलेंगे, याद रखना, विसरण।
संपर्क में आने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? विसरण बोलेंगे। तो यहाँ इनका विसरण हो जाएगा और विसरण होने के पश्चात फिर देखिए, फिर हम बोलेंगे कि यहां जो ये बन रहा है, यहां जो ये उत्पाद के रूप में यहां ये बन रहा है, तो इस पर क्या होगा? ये ए और बी दोनों इनकी संयोजकताओं से इस प्रकार यूं जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों पहले विसरण होगा, तो मैं कहूंगा जब जैसे आपने इनको इतने को यूं मिला दिया तो इनका विसरण हो रहा है। विसरण होने के बाद में दूसरा पद आता है कि इस उत्प्रेरक की सतह पर और इन क्रियाकारकों का फिर अधिशोषण होगा। तो यहां इस उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताओं पर मैंने ए और बी दोनों क्रियाकारक जोड़ दिए। जोड़ने का अर्थ है इन्होंने मुक्त संयोजकताओं से बंध बना लिए, और बंध बनाने का अर्थ है यहां अधिशोषण हो गया। यहां उत्प्रेरक की सतह पर दोनों क्रियाकारकों का अधिशोषण हो गया। फिर अधिशोषण होने के बाद में और तीसरा पद क्या आता है? तीसरा पद यही आता था कि उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक क्रिया द्वारा मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होना। रासायनिक क्रिया द्वारा मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होना, तो ये मध्यवर्ती यौगिक बन गया। एक बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, जब आप उत्प्रेरक की सतह पर दोनों क्रियाकारकों का अधिशोषण प्रदर्शित करो तो केवल आपको इस प्रकार से यूं बॉन्ड पर दोनों क्रियाकारक जोड़ देने हैं। लेकिन जब आप मध्यवर्ती बनाओगे तो मध्यवर्ती बनाने के बाद दोनों क्रियाकारकों को भी आपस में बॉन्ड से जोड़ना है। ये मध्यवर्ती में ध्यान में रखना है। मध्यवर्ती में दोनों क्रियाकारक आपस में भी जुड़ते हैं और उत्प्रेरक से भी और बंध बना लेते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है, यहां मध्यवर्ती बन गया। फिर क्या होता है अगले पद में कि जो आपके ये मध्यवर्ती यौगिक है, इस मध्यवर्ती यौगिक में याद रखना इसमें उत्पाद भी शामिल है और क्रियाकारक भी शामिल है। इसमें उत्पाद भी शामिल होता है, क्रियाकारक भी शामिल होते हैं। कौन होता है मध्यवर्ती? मध्यवर्ती एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्रियाकारक पूरी तरह उत्पादों में नहीं बदला होता है, और याद रखना उत्पाद पूरी तरह बना हुआ नहीं होता है। तो मैं फिर यूं बोलूं, मध्यवर्ती एक ऐसी स्टेज होती है जिस स्टेज में आधे गुण क्रियाकारक के होते हैं, आधे गुण उत्पाद के होते हैं। इसमें आधा उत्पाद है, आधा क्रियाकारक है। तो अब मध्यवर्ती यौगिक से रासायनिक क्रिया द्वारा जो इसमें उत्पाद की मात्रा है, वो उत्पाद की मात्रा अब अलग हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा यहाँ उत्पाद की मात्रा अलग हो रही है। ये उत्पाद बन गए अब ए और बी। यहाँ तो ए और बी क्रियाकारक थे और कन्वर्ट होते होते वो ए और बी क्या बन गए? ए और बी उत्पाद बन गए। तो अब याद रखना ये ए और बी उत्पाद के अणु हैं और यहाँ ये क्रियाकारक मुक्त हो गया। ये क्रियाकारक अब वापस यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो ये बन गए अपने उत्पाद के अणु। क्या बन गए? उत्पाद के अणु, ठीक है। और ये वापस अपने आपके उत्प्रेरक बन गया। कौन बन गया? उत्प्रेरक बन गया। ये उत्प्रेरक अब वापस यहाँ आएगा। इसमें कोई अन्य क्रियाकारक वो मिलेंगे, अधिशोषित होंगे, दोबारा से अटैच हो जाएंगे, अटैच होकर के अधिशोषण दिखा देंगे। अधिशोषण होने के बाद मध्यवर्ती बनेगा। मध्यवर्ती में दोनों भी आपस में बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएंगे। मध्यवर्ती से फिर क्या होगा? आपके उत्पाद के अणु वो अलग हो जाएंगे। उत्पाद के अणु अलग होने के बाद में क्रियाकारक अब उत्प्रेरक मुक्त हो जाएगा। उत्प्रेरक पुनः अभिक्रिया में भाग लेगा और इस प्रकार ये प्रोसेस इसमें चलती रहती है। तो एक बात आपको यहाँ यह भी ध्यान में रखनी है कि विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत को आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत भी कहा जाता है और इसमें एक मध्यवर्ती पदार्थ बनता है। इस वजह से इसे मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत के 3 नाम हैं। एक नाम आपके सामने लिखा है विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, दूसरा इसे बोलते हैं आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, तीसरा इसे बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत। तो हमारा अगला टॉपिक है ठोस उत्प्रेरकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैटालाइट्स। तो जो सॉलिड कैटालाइट है, ठोस उत्प्रेरक है, उनकी विशेषताएं देखिए। और ठोस उत्प्रेरकों की केवल मात्र 2 ही विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है। एक होता है उनकी सक्रियता, ठीक है ना, सक्रियता, जिसे आप रिएक्टिविटी भी कहते हो। सक्रियता, रिएक्टिविटी। तो याद रखना कोई उत्प्रेरक और जितनी अधिक शीघ्रता से किसी अधिशोषक को अपनी सतह पर अधिशोषित करके उत्पाद बनाने की क्षमता रखता है तो उसे
उत्प्रेरक की सक्रियता कहा जाता है। मैं आपको यूं समझाऊं, जैसे H2 गैस के रूप में है, O2 गैस के रूप में है, और आपने इस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक ठोस अवस्था में काम में लिया है, तो H2 और O2 जब भी क्रिया करती हैं तो जल का अणु बनता है। क्या बनता है? जल का अणु। ये लिक्विड अवस्था में होता है। अब इसे बैलेंस कर देते हैं। यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां 1 है, तो पहले यहां 2 लगा देता हूं, तो 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, तो यहां 2 लगाऊं तो 4 हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस हो गई। अब सुनिए सक्रियता के बारे में। इस उत्प्रेरक की सक्रियता क्या होती है? यहां तो H2 और O2 जानते हो आप, गैसीय अवस्था में दोनों क्रियाकारक हैं। यहां प्लेटिनम एरो के ऊपर लिखा है, ये एरो के ऊपर वाला हमेशा उत्प्रेरक होता है, और मैंने ठोस अवस्था में लिखा है, तो आप जान रहे होंगे कि ये विषमांगी उत्प्रेरण है। ये दोनों क्रियाकारक हैं, इनकी गैसीय अवस्था है, इसकी ठोस अवस्था है, तो जान लेना क्रियाकारक और उत्प्रेरकों की जब अवस्था भिन्न भिन्न होती है तो उसे हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और ठोस उत्प्रेरक मैंने लिया है, क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ठोस उत्प्रेरकों की विशेषताएं, तो यहाँ ठोस वाले की बतानी है हमें। तो इस उत्प्रेरक की सक्रियता क्या होती है? ये उत्प्रेरक और क्रियाकारकों को जितनी अधिक शीघ्रता से अपनी सतह पर अधिशोषित करके और उत्पाद बनाने की क्षमता रखता है, वह क्षमता ही इसकी सक्रियता कहलाती है। कि जब कोई उत्प्रेरक और क्रियाकारकों को जितनी शीघ्रता से अपनी सतह पर अधिशोषित करके उत्पाद बनाने की क्षमता रखता है, उसकी उस क्षमता को, उत्प्रेरक की उस क्षमता को उसकी सक्रियता कहा जाता है। तो वर्णात्मकता, वर्णात्मकता जिसे आप चयनात्मकता भी कहते हो, चयनात्मकता, चयन करना, सिलेक्शन करना, तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेलेक्टिविटी। अंग्रेजी में क्या बोलोगे? सेलेक्टिविटी, सिलेक्शन करना, चयन करना। तो ध्यान देना, उत्प्रेरक में एक विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है कि वह क्रियाकारकों को दिशा प्रदान करके और विशिष्ट उत्पाद बना देता है। तो जब उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों को दिशा प्रदान करके विशिष्ट उत्पाद बनाने की क्षमता रखता है, तो उसे उत्प्रेरक की वर्णात्मकता कहा जाता है, चयनात्मकता कहा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, इजीली समझ आ जाएगा। जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय अवस्था में लेता हूं, यहां H2 की अभिक्रिया गैसीय अवस्था में इसके साथ करवाता हूं, तो एक बार तो यहां निकल उत्प्रेरक ले रहा हूं ठोस अवस्था में, फिर इसी को और लिखता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय अवस्था में, H2 भी गैसीय अवस्था में, और यहां एक काम करता हूं, अब कॉपर उत्प्रेरक काम में लेता हूं। पहले वाले में निकल, दूसरे में कॉपर काम में लिया है, क्रियाकारक तो समान है। इसी प्रकार नेक्स्ट और क्रियाकारक फिर वही समान ले लेता हूं, ठीक है ना, तुम्हें समझाने के लिए। और यहां मैं एक काम करता हूं, यहां मैं कॉपर की मात्रा है वो कुछ ज्यादा, फिर थोड़ी मात्रा में एक यौगिक और लेता हूं, उसका एक युग्म लिखा जाता है ZnO-Cr2O3, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है, इस मिश्रण को कॉपर की मात्रा के साथ डाल देते हैं, तो कॉपर की अत्यधिक मात्रा और जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा का सॉल्यूशन बना के इसमें डाल देते हैं। अब ध्यान देना, ये उत्प्रेरक तो भिन्न भिन्न है, क्रियाकारक समान है, तो अब क्या होगा, ये भिन्न भिन्न उत्प्रेरक और इन क्रियाकारकों को दिशा प्रदान करेंगे, और दिशा प्रदान करके यहां विशिष्ट प्रकार के उत्पाद बनाने की क्षमता रखेंगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब उत्प्रेरक और क्रियाकारकों को दिशा प्रदान कर विशिष्ट उत्पाद बनाने की क्षमता रखते हैं, तो उसे उस उत्प्रेरक की वर्णात्मकता अर्थात चयनात्मकता यानी सिलेक्टिविटी कहा जाता है। अब देखना,
जब को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया निकल की उपस्थिति में कराओगे तो निकल इनको ऐसी दिशा प्रदान करेगा कि यहां केवल और केवल आपके मीथेन और जल का अणु बनेगा। यहां मीथेन और जल का अणु बनेगा। अब थोड़ा सा इसे बैलेंस कर देते हैं तो यहां हाइड्रोजन 4 और 2 6, तो यहां 3 लगा देता हूं, ठीक है ना। निकल ने इनको ऐसी दिशा प्रदान की कि मीथेन और जल का अणु बन गया। कॉपर इनको ऐसी दिशा प्रदान करेगा कि इससे फॉर्मएल्डिहाइड बन जाएगा। HCHO फॉर्मएल्डिहाइड होता है। तो कॉपर यहां इनको ऐसी दिशा प्रदान कर रहा है कि यहां तो विशिष्ट उत्पाद फॉर्मएल्डिहाइड बन रहा है, निकल इनको ऐसी दिशा प्रदान कर रहा है कि यहां मीथेन और जल का अणु बन रहा है, जबकि क्रियाकारक तो समान है। इसी प्रकार कॉपर और जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का जो मिश्रण है वो कॉपर उत्प्रेरक के साथ और इनको दिशा प्रदान करेगा, तो याद रखना मेथेनॉल बनेगा, CH3OH। तो यहां इन दो उत्प्रेरकों ने इनको ऐसी दिशा प्रदान की और जिससे कि मेथेनॉल बन गया। तो बताइए इनको दिशा प्रदान कर और विशिष्ट उत्पाद बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो क्रियाकारक तो समान है और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न है, तो ये उत्प्रेरक भिन्न भिन्न है, ये इन क्रियाकारकों को विशेष दिशा प्रदान करके और विशिष्ट उत्पाद बनाने की क्षमता रखते हैं। तो वो विशिष्ट उत्पाद बनाने की क्षमता ही इस उत्प्रेरक की वर्णात्मकता कहलाती है। थोड़ा सा इसे हम बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ 4 हो गए तो 2 लगा देता हूं। तो इस प्रकार से आप वर्णात्मकता को याद रखना।